नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो लेकर आते हैं हम, ताकि आपको सिखा सके, निवेश के गुरी बता सकें कि क्यों निवेश करना है जरूरी। अब तक अगर आपने निवेश की शुरुआत नहीं की है तो आज से अभी से शुरुआत कीजिए, और आपकी मदद के लिए योर मनी है ही। फिर चाहे आपको ये जानना हो कि शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, यहाँ पर शुरुआत को बेहतर कैसे बनाना है, तो योर मनी में अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं शो में। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं लिखकर #AskAwaz योर मनी लिखिए, अपना सवाल लिख भेजिए और हम तक अपनी क्वेरीज इस तरीके से आप सेंड कर सकते हैं। आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल तो लेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़े से पोर्टफोलियो पर एक राय आपसे ले लेते हैं। इनफैक्ट कल भी हम शो की शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि जब पोर्टफोलियो बनाना हो तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सी एसेट क्लासेस चुननी चाहिए। तो उसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है, वो है कि एसेट क्लास में बैलेंस कैसे मेंटेन करें। अब एक तो बेसिक रूल आई एम श्योर हर व्यूअर को पता होगा कि आपको इक्विटी में भी एक्सपोजर होना चाहिए, डेट में भी एक्सपोजर होना चाहिए। हम गोल्ड की भी बात कर लेते हैं, हम अग्रेसिव फंड्स की बात कर लेते हैं, बैलेंस फंड्स की बात कर लेते हैं, लेकिन एक बैलेंस एसेट क्लास में कैसे मेंटेन करें, किन बातों का ख्याल रखें, क्या सजेशंस होंगे आपके? जी दीपाली, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है किसी भी निवेशक के लिए, स्पेशली जब आप एक लॉन्ग टर्म सीरियस इन्वेस्टर हो। आप चाहते हो कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एसेट एलोकेशन है, यानी जो आपका जो पैसा जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में जाता है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपने पोर्टफोलियो में है। लेकिन साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक्सपोजर है डिफरेंट एसेट क्लासेस में वो कितना हो। जैसा आपने सही कहा कि उसमें बैलेंस जो बोलते हैं रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में, वो कैसे बिठाएं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हमने बात भी की कि डिफरेंट एसेट क्लासेस का रोल हमारे पोर्टफोलियो में डिफरेंट है, क्योंकि उनका जो पोटेंशियल और जो रिस्क प्रोफाइल है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब उसमें बैलेंस बिठाने का तरीका ये है कि हमें उनकी जो रोल है अपने पोर्टफोलियो में उसको समझना हो। जैसे अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो आपको कैपिटल सेफ्टी दे, और कैपिटल सेफ्टी के साथ आप चाहते हैं कि आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको रिटर्न जो है, जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस है, उनसे कहीं थोड़ा बेहतर मिले। इक्विटी का अगर हम रोल देखें पोर्टफोलियो में तो वो ये है कि लॉन्ग टर्म में हमारा जो रिस्क है, वो इन्फ्लेशन का जो रिस्क है, वो सेफ्टी ऑफ कैपिटल से बड़ा रिस्क है। तो आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है, उतना एलोकेशन करना है इक्विटी में कि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल है वहां पे आप इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न, यानी जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका पॉजिटिव। तीसरी जो मेजर एसेट क्लास अमूमन जो हमारे पोर्टफोलियो में होती है वो है गोल्ड। अब उसका प्रोपोर्शन वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो रोल है वो ये है कि वो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में थोड़ा बैलेंसिंग करता है, स्पेशली जो वॉलेटाइल है। अब इन तीनों में हम बैलेंस कैसे बिठाएं, हमें ये समझना होगा कि जब हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम डिफाइन करते हैं कि हमारे कौन से गोल है शॉर्ट टर्म के, कौन से गोल है मीडियम टर्म के और कौन से लॉन्ग टर्म के हैं। तो लॉन्ग टर्म में जैसा मैंने पहले कहा, हमारा रोल जो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो है इन्फ्लेशन को बीट करने का। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पे हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, चाहे वो हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग हो, चाहे वो हमारा बच्चों की एजुकेशन हो, या कोई बड़ी एसेट खरीदनी हो हमको, वहां पे हमारा जो रोल है वो इक्विटी में हो, उसका जो डोमिनेंट पार्ट जो है वो इक्विटी में जाए। इक्विटी के अंदर भी, हालांकि हम एसेट क्लासेस की बात कर रहे हैं, बट इक्विटी के अंदर भी जैसा हम जानते हैं 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। उनके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन उस तरीके से होना चाहिए कि पोर्टफोलियो, क्योंकि इक्विटी खुद से जो है एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। हमेशा आपका बायस जो है थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ होना चाहिए। डेट के अंदर अगेन आप अपना टाइम होराइजन देखते हैं, कितना समय आपके पास है, हमेशा आपका बायस जो है थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ होना चाहिए। डेट के अंदर अगेन आप अपना टाइम होराइजन देखते हैं, कितना समय आपके पास है, जहां पे आपको कैपिटल सेफ्टी को देखना है, तो वहां पे आपका पैसा जो है वो डेट में जाएगा। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बात की बैलेंस की रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में। हम जानते हैं बाय नेचर इक्विटी वॉलेटाइल है, हमें पता है कि समय समय पर वॉलेटिलिटी आएगी। अगर हमारा टाइम होराइजन क्लियर है और लंबा है तो हमें ये हौसला मिलेगा, शायद हमें वो समय मिलेगा कि हम उससे घबराएं नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमारे पास 10 या 15 साल का समय है। उसी तरीके से शॉर्ट टर्म में
आप अगर पैसा इक्विटी में लगाओगे तो वॉलेटिलिटी होगी, नुकसान हो सकता है। तो अपने गोल के हिसाब से अगर आप जाएं, अपना टाइम होराइजन सही तरीके से डिफाइन करें, तो मुझे लगता है एक तो हर एसेट क्लास का रोल आपके पोर्टफोलियो में क्लियर होगा, और जो बैलेंस की हम बात कर रहे हैं वो बैलेंस अपने पोर्टफोलियो में आप बना पाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये अलग अलग एसेट क्लासेस की यहाँ पर बात हुई। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर सपोज कीजिए कोई 10,000 की या फिर 20,000 की एसआईपी के साथ शुरुआत करना चाहता है, तो 3 एसेट क्लास या फिर 4 एसेट क्लास आपके हिसाब से वो कौन से पिक करे, कितना परसेंटेज एलोकेशन किस एसेट क्लास में करें? अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी आप दे सकेंगे तो उन व्यूअर्स को भी हेल्प हो जाएगी जिनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है लेकिन हाँ पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। ये अगेन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आपने बात की कि अगर हम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगेन जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, हमें अपने गोल्स को देखना है, हमें उससे अचीव क्या करना है। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरुआत करें, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अपने पैसे से क्या अचीव करना चाहते हो। और स्पेशली जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है कि आपको डिसिप्लिन आए आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपकी सेविंग में, और आपको जो वॉलेटिलिटी है इक्विटी मार्केट से, उससे भी आपको बचाता है कहीं ना कहीं। तो देखिए, आप किस एसेट क्लास में डालें वो डिपेंड करेगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आपके पास समय कितना है। अगर मान लीजिए आपका गोल आज से 3 या 4 साल दूर है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी इन्वेस्टमेंट या तो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स में होगी। अगर आपके पास उससे 2 या 3 साल ज्यादा है, तो आप इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं, जहां पे इक्विटी, डेट और इवन आर्बिट्राज का मिक्सचर आपको मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर वहां पे जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, प्रीडोमिनेंटली आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और गोल्ड का रोल जो है, जैसे एक तो मैंने कहा कि पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग करता है। दूसरा ये कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव से गोल्ड को एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो अगेन वो टाइम होराइजन डिफाइन करके उसमें भी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका टाइम होराइजन और आप अपने पैसे से क्या अचीव करना। ओके, चलिए, तमाम बातें आपको एसेट क्लास बैलेंसिंग से जुड़ी हुई बताई है हेमंत जी ने। कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन जरूर भेजिए। बढ़ेंगे आगे, सवाल ले लेते हैं। विक्रम हमारे साथ अब मौजूद है फोन लाइन पर अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। विक्रम, बताइए क्या सवाल है। मैडम, वैसे मैंने डिटेल मैंने दे रखी है आपको, और मेरा एक्चुअली अभी ये जानना था, एक तो एसबीआई का फोकस फंड जो है वो काफी टाइम से उसमें परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, और दूसरा अगर मान लीजिए मेरे को कुछ 3-4 महीने के लिए कुछ डेब्ट फंड में डालना हो, तो कौन से फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है। बाकी डिटेल्स आपको मैंने शेयर कर रखी है। तो यानी आप लमसम कुछ डेट फंड्स में एलोकेट करना चाहते हैं, करेक्ट? हाँ, 2-3 महीने के लिए वो करना चाहता हूँ मैं, लमसम अमाउंट जो डेट फंड में कौन से में डालूं? कितना अमाउंट अगर आप बताना चाहें तो? मैडम, 2.5 से 3 लाख रुपए। ओके, तो 2 सवाल हेमंत जी इनके। पहला तो मैं इनकी एसआईपी के बारे में आपको जानकारी दे दूं। 36,500 की इनकी एसआईपी चल रही है, और फिलहाल जो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 13 लाख हो चुकी है, यानी पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं ये फंड्स। अगर मैं मेंशन करूं तो कैनरा रोबो का इमर्जिंग इक्विटीज में 2,000 रुपए महीना है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 35 रुपए महीना, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 10,000 पर मंथ, एसबीआई फोकस इक्विटी में 4,000 पर मंथ, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 5,000 पर मंथ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 6,000 पर मंथ और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में 6,000 पर मंथ है, और 2 करोड़ का टारगेट है 20 इयर्स में। तो पहला तो ये इनका एसआईपी का पोर्टफोलियो कैसा है, कुछ चेंजेस करने हैं, साथ ही इनका गोल हासिल हो सकता है या फिर नहीं। दूसरा, जैसे आपने सुना, 2 से 3 महीने के लिए 2.5 लाख रुपए डेट फंड में डालने हैं, किन फंड को चुने? देखिए दीपाली, इनके पास 20 साल का समय है। इन्होंने कहा इनका टारगेट जो है वो 2 करोड़ है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं 36,500 पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी फंड में है। अगर ये इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं अगले 20 साल तक, तो मुझे लगता है तकरीबन 4 करोड़ का ये कॉर्पस बना पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि उनके गोल से कहीं ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल पैसा ये एक्यूमुलेट कर देंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए ये है, या तो ये अपने गोल को रीडिफाइन करें, देखें कि वाकई में इनको 2 चाहिए या ज्यादा चाहिए, या फिर चाहे तो इसका कुछ हिस्सा किसी और लॉन्ग टर्म गोल में भी एलोकेट कर सकते हैं। तो ये समय समय पर ये देखना बहुत जरूरी है अपने पोर्टफोलियो को कि किस तरीके से उसको थोड़ा रीअलाइन करें। तो जहां तक गोल का सवाल है, जैसे मैंने कहा, कोई इशू नहीं है। इनका जो कंसर्न है
SBI फोकस फंड के बारे में मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो ये बात सही है, पिछले 1-1.5 साल से उस फंड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। बट ये मैं कह दूं कि बहुत ही क्वालिटी पोर्टफोलियो है, फोकस फंड है, तो कंसंट्रेटेड बेट लेता। और एक और इशू इसमें ये है कि थोड़ा पैसा इसमें यूएस मार्केट में भी लगता है, और हमने देखा कि यूएस के अंदर गिरावट हमारी मार्केट से कहीं ज्यादा हुई है, और कुछ सेक्टर जो प्रोमिनेंट सेक्टर है जैसे IT हो गए, उसमें अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है पिछले 1 साल में अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि 1 साल की परफॉर्मेंस से, बिकॉज पोर्टफोलियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, घबराए नहीं, आप उस फंड के अंदर बने रहें, उसमें कंटिन्यू करें। मुझे लगता है आगे जाके इस फंड में आप डेफिनेटली परफॉर्मेंस में सुधार देखेंगे। अब इन्होंने कहा कि 2-3 महीने के लिए इनको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा लंबा समय तो है नहीं इनके पास। बट अच्छी बात यह कि डेट में हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है, तो चाहे तो ये किसी जैसे लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, अगर थोड़ा सा अगर वो रिटर्न थोड़ा बेहतर चाहते हैं, इन 2 कैटेगरी ऑफ फंड्स में जाएं। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो पोर्टफोलियो ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और फिर वहां पे वोलेटिलिटी का थोड़ा खतरा रहता है। तो बहुत ध्यान से आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने कहा, लिक्विड फंड में चाहे तो वो सबसे अच्छी ऑप्शन रहेगी इस समय पे इन्वेस्ट करने के लिए, 2 या 3 महीने के लिए। ठीक है, तो यानी आपके पोर्टफोलियो की अगर बात करें विक्रम, तो सारे फंड्स आपके बेहतर हैं और आप इन फंड्स के साथ इन्वेस्टेड रहिए। रही बात आपके गोल की, तो आप तो 2 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन हेमंत जी की कैलकुलेशन के हिसाब से 4 करोड़ आप अचीव कर सकेंगे 20 ईयर्स में। तो इन्हीं फंड्स में इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। और रही बात 2 से 3 महीने के लिए कहाँ पैसे डालने हैं, तो आप लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में डाल सकते हैं। लिक्विड फंड्स की बात करें तो काफी सारे मार्केट में मौजूद है। अगर बेस्ट परफॉर्मिंग रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो क्वांट लिक्विड फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड है, PGIM इंडिया लिक्विड फंड है। ये फंड्स इस कैटेगरी के हैं अलग अलग। इनफैक्ट ज्यादातर हाउसेस की ओर से लिक्विड फंड्स आपको मिलेंगे, कुछ गुड परफॉर्मिंग फंड्स है पिछले महीने के। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नीरज गोयल से, हमारे साथ है मौजूद फोन लाइन पर। नीरज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैम। तो मेरा जो मंथली SIP अमाउंट है अप्रोक्स 20K पर मंथ, और ये मैंने टोटल 12 SIPs में फंड में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये फंड है, ये सही है या मेरे को चेंज करना है फंड? और सेकंड क्वेश्चन है, जो मेरा गोल है नेक्स्ट 10 ईयर में 1 करोड़ है। तो ये 2 क्वेश्चन है मेरे। और मैंने लास्ट कितना टाइम हो चुका है आपके इस पोर्टफोलियो को? लास्ट ईयर अप्रैल में से शुरू किया है मैंने, 22 से स्टार्ट किया है। कितने पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी, कुछ आइडिया अभी? अप्रोक्स 20K का पर मंथ है, तो 10 मंथ्स हो गए, अप्रोक्स 2 लाख। अच्छा, ठीक है ठीक है। 10 महीने हो चुके हैं पोर्टफोलियो को, 20,000 की SIP, 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट। फंड्स काफी सारे हैं 15,000 के हिसाब से। हेमंत जी इनके पास थोड़ा बड़ा पोर्टफोलियो है इनका। मैं मेंशन करूं अगर नाम, तो मेरे एसेट का लार्ज कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस ब्लू चिप, इन तीनों में तो ये 1500 पर मंथ डाल रहे हैं। SBI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में 3000 पर मंथ, DSP मिड कैप, आदित्य बिरला PSU इक्विटी, SBI फोकस्ड इक्विटी में भी 2000 है। कैनरा रोबोको ब्लू चिप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप में 1200 पर मंथ। 5 फंड्स में 1200, 3 फंड्स में 2000 रुपए महीना, SBI बैंकिंग में 3000, बाकी में 1500। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो और इनके गोल पर आपके सजेशंस। देखिए, पहले देखते हैं इनका जो गोल है वो अचीव करने के लिए इनको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इन्होंने कहा कि इनके पास 10 साल का समय है, और उनकी जो SIP है वो 20,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 10 साल में अगर हम एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए 12% एनुअलाइज रिटर्न मान के चले, तो इनको अपने गोल तक पहुंचने के लिए 43,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है 20,000, जो इनकी रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे काफी कम है। तो जाहिर सी बात है कि 10 साल का समय है, लेकिन एवरेज होल्डिंग पीरियड, क्योंकि आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो काफी कम होगी उससे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जितना जल्दी हो सके अपने इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाएं, नहीं तो फिर आपको अपने गोल्स को थोड़ा सा फिर से रियलाइन करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो ये जहां तक जो नंबर्स का सवाल है कि कितना इन्वेस्टमेंट करनी है इनको। दूसरा, दीपाली जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, 20,000 के लिए इनके पास 12 फंड है। ये मैं कहना चाहूंगा डेफिनेटली कि इन्होंने जो फंड चुने हैं अपने कैटेगरीज के, वो फंड काफी अच्छे हैं, इनका फंड सिलेक्शन काफी अच्छा है, तो उन्होंने ये अच्छा काम किया है। लेकिन 12 फंड, मुझे नहीं लगता 12 फंड की आपको जरूरत है 20,000 पे इन्वेस्ट करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, जब आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो एक जैसे फंड जब आते हैं तो पोर्टफोलियो का बिहेवियर भी एक जैसा होता है। तो मुझे लगता है आपको अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना चाहिए। 4 या 5 फंड आपके पोर्टफोलियो में 20,000 के इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। अच्छी बात यह है
कि आपने अच्छे फंड को चुना हुआ है। उन्हीं में से मैं आपको 4 या 5 फंड बताता हूँ जहां पे आप अगर आप देखें, अगर आप चाहें तो उनके अंदर आप अपने 5 SIP कंटिन्यू करें, तो मुझे लगता है एक तो पोर्टफोलियो में बैलेंसिंग अच्छा होगा और आपकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी होगी। तो कोटक के 2 फंड है आपके पास, कोटक इमर्जिंग और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, उन दोनों को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, उनमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाइए। जैसा मैंने कहा 4-4 हजार रुपए अगर 5 में करें तो आपका गोल पहुंच जाएगा। एंड HDFC फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप और SBI फोकस फंड जिसके बारे में ये 5 फंड आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से रखिए, थोड़ा सा अमाउंट रीअलाइन कीजिए वहां पे, और मुझे लगता है कि और जैसा मैंने कहा कि गैप है आपकी इन्वेस्टमेंट में, उसका पूरा कीजिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रीअलाइन करने की जरूरत है। आपको इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है, 4 से 5 फंड्स रखिए। कौन से वो फंड्स हैं आप नोट कर लीजिए इन फंड्स को। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी, HDFC फ्लेक्सी कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये 5 फंड्स रखे। इन 5 फंड्स में 4000 ईच आप डालिए और 12 फंड्स की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रही बात आपके गोल की, तो आपको 40 से 43 हजार की SIP करनी पड़ेगी अगर आपको 10 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट चाहिए। तो SIP एलोकेशन भी आपको इंक्रीज करना होगा। फंड्स आप यही रखिए अपने पोर्टफोलियो में। ऑल्दो आपके फंड्स ठीक हैं, सिलेक्शन ऑफ फंड्स ठीक है, लेकिन इतने बड़े पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है इस राशि के लिए। चलिए, तो ये तो सजेशन हुई नीरज के लिए। अब इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, लौटेंगे तो कुछ और कॉलर्स से बातचीत करेंगे, उनके सवालों को लेंगे। चल वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं जो आपकी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। और अगले कॉलर जो हैं उन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है, सचिन सूद ने। इनका सवाल ले लेते हैं। और 40 इयर्स इनकी एज है, फिलहाल 33,000 की हेमंत जी इनकी SIP चल रही है। ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 20 लाख है, तो यानी काफी पहले से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख है। 5 साल में और कितना कॉर्पस से एक्यूमुलेट कर लेंगे, ये इनका सवाल है। फंड सही है या नहीं ये भी जानना चाहते हैं। क्विकली मैं फंड्स बता देती हूँ। अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत क्लटर्ड पोर्टफोलियो नहीं रखा है, और दो आपको SIP अमाउंट में काफी वेरिएशन दिखेगा। SBI कॉन्ट्रा में 7,000 रुपए महीना, SBI इक्विटी मैग्नम में 8,000, ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज में 5,000, ICICI प्रू टेक में 2,000, टाटा स्मॉल कैप में 6,500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,500। बताइए इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा और इनके 5 साल में कितना एक्यूमुलेशन ये कर सकेंगे, क्या सजेशंस? दीपाली, आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक इनके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स की बात है, ज्यादा क्लटर नहीं है, बहुत ज्यादा फंड नहीं है। लेकिन एक मुझे लगता है सीरियस कंसर्न यहाँ पे मुझे ये है कि पोर्टफोलियो में अगर आप इनके कॉम्पोजिशन को देखें तो इसके अंदर एक कॉन्ट्रा फंड है जो कॉन्ट्रेरियन बेट लेता है, तो दूसरे 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, एक सेक्टर फंड है और 2 थीमेटिक फंड है, जिसमें SBI मिनिमम वेरिएंस फंड है और दूसरा ICICI प्रू का जो इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है। तो मुझे लगता है जैसे हम हमेशा जानते हैं कि इक्विटी बाय नेचर जो है वॉलेटाइल एसेट क्लास है, अपने पोर्टफोलियो पे जब आप एग्रेसिव कैटेगरी ऑफ फंड्स लगाते हैं तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी पोर्टफोलियो में थोड़ी रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है। तो 3 फंड जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें से मुझे लगता है कंटिन्यू चाहे तो कर सकते हैं, जैसे SBI कॉन्ट्रा है, एक थीमेटिक फंड ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड उसको रख सकते हैं, और तीसरा जो है वो निपॉन का स्मॉल कैप, एक स्मॉल कैप रख सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है जो पोर्टफोलियो में जो गैप है, एक से मिड कैप फंड नहीं है तो वहाँ पे कोटक इमर्जिंग फंड रख सकते हैं, एक मल्टी कैप फंड निपॉन का मल्टी कैप फंड रख सकते हैं, और फिर कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड। 3 फंड मुझे लगता है बदलाव करें। पोर्टफोलियो काफी ज्यादा एग्रेसिव है और समय है इनके पास, तो मुझे लगता है उसको देखते हुए अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा रीबैलेंसिंग करें तो बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में बात की, अच्छे फंड के साथ साथ जो आपका एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट्स में और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में, वो बहुत ही जरूरी है। ओके, तो आपके इस पोर्टफोलियो में जैसे बताया हेमंत जी ने, एक तो मिड कैप मिसिंग है, मल्टी कैप मिसिंग है, तो उसको आप जोड़िए। और स्मॉल कैप भी आपने 2-3 फंड्स लिए हुए हैं, तो इतने फंड्स की जरूरत नहीं है, एक ही फंड रखिए उसी हिसाब से जो आपको सजेशन दिया गया है। तो आपके पोर्टफोलियो में से 3 फंड्स तो ठीक है जिनमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो SBI कॉन्ट्रा है, ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। आपको मल्टी कैप और मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप जोड़ना है।
ये 3 ऑप्शंस जो आपको सजेस्ट किए हैं हेमंत जी ने, उसके 3 नाम भी बता दिए हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कैनरा बुको फ्लेक्सी कैप। तो ये 3 फंड्स और ऐड कीजिए, 3 अपने पोर्टफोलियो से चुनिए और इन्वेस्टेड रहिए। ये बदलाव आपको करने हैं। हेमंत जी के चलिए टॉप 4 फंड्स ही पूछ लेते हैं व्यूअर्स के लिए जो हेमंत जी की चॉइसेस के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो बताइए आपके टॉप 4 फंड्स। जैसा मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विटी में, आप अगर इक्विटी की बात करें तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, तो उसमें एक मल्टी कैप फंड जिसकी मैंने अभी बात की निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, और एक मिड कैप फंड जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और लार्ज एंड मिड कैप मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। तो वहां पे आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, ये 2 फंड, कुल मिला के ये 4 फंड है। चाहे आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो चाहे आप नए इन्वेस्टर हो, इन फंड को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये हैं सजेशंस आपके लिए हेमंत जी की ओर से। टॉप 4 फंड्स हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। शुक्रिया हेमंत जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए, सभी क्वेरीज पर पिक्स भी शेयर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।